नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। स्वागत है आपका 2024 चुनावी माहौल में। यहां हम आपको लाते हैं सबसे ताज़ा और गर्मा गर्म चुनावी विषयों की चर्चा के साथ। इस कार्यक्रम में बात करेंगे सबसे पहले चुनावी रणनीतियों और राजनीतिक दलों की चुनौतियों और नागरिकों की अपेक्षाओं पर। तो देखिए चुनावी माहौल से जुड़ी कुछ खास खबरें। और सबसे पहले बात करते हैं इस 2024 के चुनावी माहौल में कांग्रेस को आपका साथ। कांग्रेस को आपका साथ इसलिए क्योंकि सीटों पर समझौता हो चुका है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 राज्यों के लिए गठबंधन का ऐलान कर दिया गया है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपकी ओर से संदीप पाठक, आतिशी और सौरभ भारद्वाज शामिल हुए। वहीं कांग्रेस की ओर से मुकुल वासनिक और दीपक बावरिया और अरविंदर लवली थे। कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक ने कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ लंबी चर्चा हुई। कांग्रेस और आपके बीच सीटों का समझौता हुआ है। दिल्ली में लोकसभा की 4 सीट पर आप लड़ेगी और इसमें नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली पर आप चुनावी मैदान में नजर आएगी। कांग्रेस 3 सीटों पर चुनावी मैदान में नजर आएगी, यानी कि 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो 4-3 के साथ ये समझौता हुआ 7 लोकसभा सीटों को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच। तो दिल्ली, गुजरात सहित 5 राज्यों में गठबंधन यानी कि बात बन गई है, डील हो गई है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच। प्रवीण गुप्ता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। प्रवीण, देखा जाए तो 2024 को लेकर जो सीट शेयरिंग को लेकर अब समझौता होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि 7 लोकसभा सीटों में अब 4-3 के साथ चुनावी मैदान में नजर आएंगे। 3 सीटों पर कांग्रेस और 4 पर आम आदमी पार्टी। जी मैं बता दूं आपको, ये गठबंधन इन्होंने हाल ही में किया है और इन्होंने आज सुबह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें इन्होंने ये नतीजे निकाले हैं कि 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 4 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। और ये गठबंधन इसी वजह से हुआ है कि क्योंकि इन दोनों पार्टियों को पता है कि हमारा वजूद अब खत्म होने जा रहा है। कांग्रेस का तो पिछले चुनाव में ही वजूद खत्म हो गया था, लेकिन अभी भी कांग्रेस पार्टी जो है, जो भी इनके लीडर हैं, वो चाहते हैं कि कांग्रेस ये जो इलेक्शन अब 2024 के आने वाले हैं इसमें ये उतरे और भाग लें। और इसी के चलते, क्योंकि इनको पता है कि ये कांग्रेस पार्टी इस टाइम पे एकदम नीचे गिर चुकी है और इसको उठाने के लिए उन्हें गठबंधन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसको देखते हुए अब दिल्ली के अंदर इन्होंने जो गठबंधन किया है आम आदमी पार्टी से, अब ये दोनों ही मिलकर बीजेपी को हराने की पूरी कोशिश करेंगी। बिल्कुल प्रवीण, पंजाब में भी देखा जाए तो अकेले चुनावी मैदान में नजर आएगी आम आदमी पार्टी। तो आगे की क्या कुछ रणनीति और 2024 को लेकर जो इंडिया गठबंधन है उसका जो मकसद और मंशा है वो साफ है। और साफ तौर पर अगर यहाँ की बात की जाए चंडीगढ़ पंजाब की, तो यहाँ पर 2014 और 2019 में जो बीजेपी को एक बेहतर जनाधार मिला था, इस बात को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है। तो काफी चुनौतीपूर्ण रण ये रहने वाला है। जी देखिए, मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से गठबंधन हुआ है आम आदमी पार्टी का और क्या कहते हैं कांग्रेस पार्टी का, ये सिर्फ चुनावी मुद्दा है और चुनाव जीतने के पर्पज से ही इन दोनों पार्टियों ने अपना जो शिकंजा है वो कसा है। और इन दोनों पार्टियों ने 2024 का चुनाव जीतने के पर्पज से ही गठबंधन किया है। और मैं बता दूं आपको, जो किसान आंदोलन चल रहा है वो किसान आंदोलन में भी सुनने में सूत्रों के हवाले से यही आ रहा है कि जो लोग पंजाब से आ रहे हैं वो किसान नहीं है, बल्कि सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता ही बताए जा रहे हैं। और ये सब सारी चीजें 2024 का चुनाव जीतने के लिए ही की जा रही है। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल 7 लोकसभा सीटों को लेकर अब जो सहमति बनी है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच, यानी कि 3 में कांग्रेस चुनावी मैदान में नजर आएगी और 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी।
आगे बात करेंगे राहुल प्रियंका साथ कितनी बनेगी बात, इस पूरी खबर से आपको रूबरू कराएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। राहुल प्रियंका साथ कितनी बनेगी बात। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा चरण मुरादाबाद से फिर से शुरू हो गया है और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी नेता प्रियंका गांधी जैसे ही इस दौरान खुली जीप में सवार होकर निकले तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने इस यात्रा का फूल वर्षा कर स्वागत किया और प्रियंका गांधी मुरादाबाद से यात्रा के साथ जुड़ी और फिर अमरोहा, संभल, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस और आगरा होते हुए फतेहपुर सीकरी तक राहुल के साथ दिखी और साथ भी देती हुई नजर आई। प्रियंका गांधी को चंदौली से इस यात्रा में शामिल होना था, लेकिन तबीयत ठीक ना होने के चलते इसमें शामिल नहीं हो सकी थी और यात्रा रविवार को आगरा पहुंचेगी, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी इसमें शामिल होंगे, जहां राहुल प्रियंका एक बार राहुल गांधी के साथ नजर आएंगे। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए ये भारी भीड़ और लगातार ये यात्रा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज मुरादाबाद की वो तस्वीरें भी सामने आई जहां पर राहुल गांधी ने एक बार फिर से उन तमाम अहम मुद्दों को उठाया है। अनिल मीणा इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनिल, देखा जाए तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जो बयानबाजी राहुल गांधी की निकलकर सामने आ रही है या जो जन समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है, ये 2024 की राह को कितना आसान बनाएगा? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं अनिल, आपको आवाज मिल पा रही है? अनम्यूट करिएगा। बिल्कुल मैं आपको बता दूं जनपद बुलंदशहर में राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो कुछ ही समय पे बुलंदशहर जनपद में पहुंचने वाली है। देखिए, अगर बात करें तस्वीरों की तो देखिए ये पुल है जो संभल और बुलंदशहर का बॉर्डर है। हमारे कैमरे में वो तस्वीर दिखाएं और इस बॉर्डर के माध्यम संभल के जो पुल है इसको इस तरह से राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा जनपद बुलंदशहर में प्रवेश करेगी और प्रवेश को लेकर देखिए अगर कांग्रेस की जनता के लोगों की राहुल गांधी देखने को मिल रहा है। और देखिए तमाम लोग जिस तरह से झंडा लेकर और लोगों को कहीं ना कहीं बात करें तो जिस तरह से जो जन सैलाब एक तरह से उमड़ा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को सुनने के लिए, तो लोगों को कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि जिस तरह से अब देखना यह होगा कि जो राहुल गांधी की और प्रियंका गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो आने वाली है उसको लेकर लोगों में किस तरह का उत्साह। देखिए मेरे साथ जावेद अहमद मौजूद है जो पूर्व शिकारपुर प्रत्याशी भी है और देखिए इनके द्वारा लगातार लोगों से अपील भी की है घर घर जाकर और किस तरह से माहौल है। देखिए आज बुलंदशहर जिले के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी दोनों हमारे जिले में रात्रि विश्राम कर रहे हैं और मेरे लिए ज्यादा सौभाग्य की बात है कि मेरी विधानसभा के रात्रि विश्राम कर रहे हैं। पूरा युवा, पूरा नौजवान, किसान, मजदूर, गरीब, महिला सब खुश है। इसलिए खुश है कि ऐसा पहली बार है ये पंडावल दुराई जैसी छोटी जगह पर इतना बड़ा राष्ट्रीय लोग उनको देखने के लिए लालाए थे, लोग उनकी बात कहने के लिए लालाते हैं। और आप देख रहे हैं कि युवाओं की, छात्रों की या आम आदमी की अगर कोई आवाज उठाने को तैयार है तो राहुल गांधी इसके अलावा देश में कोई नेता आम आदमी की बात नहीं। अच्छा, किसान जिस तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उसको लेकर जो राहुल गांधी की क्या योजना है? कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है कि किसानों की मांगों पर MSP मिलना चाहिए और जो क्या कहते हैं फसल की गारंटी है वो मिलनी चाहिए। इसके अलावा जो उनके कर्ज मुकदमे थे वो वापस करने चाहिए। और ये सरकार जो है पता नहीं क्यों है जिस किसानों की मांगों को लेकर गंभीर, उन्होंने कहा था कि बहुत हुआ अत्याचार अत्याचार किसानों को, लेकिन मैं मोदी जी से पूछता हूँ मोदी जी लाखों करोड़ रुपए। बिल्कुल अनिल, साथ भी ये भी सवाल कर सकते हैं कि आखिर जो जन समर्थन, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जो भीड़ नजर आ रही है, ये क्या वोट में तब्दील होगी? देखिए बिल्कुल आपका मेरे साथ जनता के लोग मौजूद है, युवा मौजूद है। युवा जो है पहुंचे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को सुनने के लिए। हम उनसे ही बात करते हैं जो यहाँ जिस तरह से जन सैलाब जो चुका है, इन लोगों का जो ये कहना है कि अब तक 2000 लोकसभा जो चुनाव आने वाला है उसमें जनता कुछ ना कुछ परिवर्तन चाहती है। क्या परिवर्तन चाहती है कि युवा मेरे साथ है, ये बताइए। मेरा नाम अखंड प्रताप सिंह है, शिक्षा का बजट किस प्रकार से बजट कम हुआ है, शिक्षा में जा रहा है, शिक्षा का विरोध के लिए जो हमारे किसान भाई इनकी सरकार, पतियों की सरकार है, जो भी शिक्षा का बजट आता है उसके 50%
कहाँ तक लड़ेंगे। देखिए मेरे साथ एक दादा मौजूद है, बुजुर्ग है जो करीब 65 वर्ष के हैं, वो भी आए हैं। दादा, इस समय राहुल और प्रियंका गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा आने वाली है, उसको लेकर किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है? क्या है अरे युवा में किस तरह का जोश है? पढ़ाई पर योगदान बिल्कुल काम से बच्चों की जिंदगी खराब कर देखिए मेरे साथ यहाँ कुछ महिला मौजूद है। देखिए महिला जो कार्यकर्ता है कांग्रेस की, ये पहुंची है, हम इनसे बात करते हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं कि देखिए ये पहुंची है और इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रज्ञा गौड़ है, महिला जिला अध्यक्ष बुलंदशहर है। अच्छा, आप राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा और प्रियंका गांधी भी यहाँ इस समय आने वाली है, उसको लेकर यहाँ आई है, किस तरह का लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है? उत्साह सर, मैं तो बस इतना कहना चाहूंगी कि अब बहुत जल्दी वो समय आने वाला है कि भारत के हर घर की आवाज आएगी कि मैं भी राहुल गांधी और मैं भी प्रियंका दीदी। तो मैं अपने बच्चों में, अपने बड़ों में, अपनी महिलाओं में बहुत उत्साह देख रही हूँ अब। अच्छा, और क्या मांगे आप लोग जिस तरह से महिलाओं के लिए क्या मांगे हैं और जो युवा है उनके लिए आप लोगों की क्या मांगे? आप जिस तरह से महिला मोर्चा की अच्छा, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जैसे राहुल भैया के साथ दीदी कदम से कदम मिलाकर संघर्ष कर रही है, वैसे ही भारत की पूरी जनसंख्या का 49% प्रतिनिधित्व हम करते हैं, ये भी करती है। तो इतना ही ज्यादा संघर्ष उन्हें सड़कों पर भी करना चाहिए, निकल के बाहर आना चाहिए और संसद में भी उन्हें उतना ही प्रतिनिधित्व मिलना भी चाहिए। अच्छा, महंगाई को लेकर क्या कहेंगे आप? क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी अगर की सरकार आती है देश में, तो क्या आपको लगता है महंगाई कम होगी? सर, महंगाई और बेरोजगारी की तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे से ही पूछ लोगे वो बता देगा। मैं एक घरेलू महिला भी हूँ, उसके साथ साथ मैं देखती हूँ कि मेरे रसोई में लगने वाला सिलेंडर का आप देखो। बिल्कुल, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उत्साह चरम पर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से इस यात्रा के जरिए जो बयानबाजी भी राहुल गांधी की निकलकर सामने आ रही है, माइनॉरिटी और SC ST जैसे तमाम ED CBI के मुद्दे को लेकर जोर शोर से उठाते हुए और निशाना साधते हुए सरकार पर नजर आते हैं। शुक्रिया अनिल इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भाई बहन एक साथ नजर आया। प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2024 की राह को कितना आसान बनाएगी, ये फिलहाल देखना होगा। आगे बात करेंगे राज्यसभा चुनाव में सपा को झटका। इस पूरी खबर से रूबरू कराएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में सपा को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। आगजनी के मुकदमे में महाराजगंज जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी के राज्यसभा चुनाव में वोट डालने की अनुमति का प्रार्थना पत्र MP MLA कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भास्कर मिश्रा के मुताबिक अभियोजन ने प्रार्थना पत्र पर विरोध जताते हुए कहा है कि ये प्रार्थना पत्र पैरोल और अल्पकालिक जमानत जैसी प्रकृति का है। अदालत ने विधायक का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया है। अभिनव शुक्ला इस खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। एक तरफ देखा जाए तो इस प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया गया है, तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में जो मुश्किलें हैं सपा सुप्रीमो की वो बढ़ सकती हैं। अभिनव, बिल्कुल जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव में एक एक विधायक का वोट जो होता है वो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। वहीं इरफान सोलंकी जो कि 1 साल से महाराजगंज जेल में बंद है, उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने जाज मऊ में एक विधवा महिला के घर में आग लगा दी थी, उनके प्लाट को कब्जा करने का प्रयास किया था अपने साथियों के साथ में। इस तरह का आरोप है जिसको लेकर वो महाराजगंज जेल में बंद है। उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट भी लगा हुआ है, गैंगस्टर एक्ट भी उनके ऊपर लगाया गया है। जिसके बाद उनके वकील ने, राज्यसभा चुनाव आने वाले हैं, उनके वकील ने एक MP MLA कोर्ट में कुछ दिन पहले प्रार्थना पत्र दिया था कि विधायक इरफान सोलंकी को भी वोट करने की अनुमति दी जाए। मगर जो भास्कर मिश्रा वकील हैं उन्होंने जब प्रार्थना पत्र के बारे में पूरा जज के सामने रखा, पूरे सोमवार को पूरी सुनवाई हुई, उसके बाद कोर्ट ने इस प्रार्थना पत्र को इसको खारिज कर दिया है और अब इरफान सोलंकी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे और उनको वोट नहीं डालने दिया जाएगा। जी, अच्छी पैठ में जब इसे खारिज कर दिया गया, इस अस्वीकार कर दिया गया, तो जाहिर सी बात है अब चुनौतीपूर्ण ये चुनावी राह जो है वो सपा सुप्रीमो की नजर आने वाली है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। राज्यसभा चुनाव से पहले सपा को फिलहाल जरूर इस प्रार्थना पत्र के अस्वीकार होने से एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है।
आगे बात करते हैं मौत का तांडव। उत्तर प्रदेश के कासगंज से ये हादसे की तस्वीर सामने आ रही है। एक बड़ा हादसा, श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में गिर गई और इस हादसे में 22 की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में 4 बच्चे भी शामिल हैं जो बेहद गंभीर स्थिति में हैं। यह हादसा उस वक्त हुआ जब श्रद्धालु माघी पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए जा रहे थे और खबर के मुताबिक अगर बात की जाए तो पटियाली थाना क्षेत्र के दरियाबगंज इलाके में यह हादसा हुआ। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे का शिकार हुई और इस ट्रॉली में 40 से ज्यादा लोग सवार थे। शनिवार सुबह करीब आज माघी पूर्णिमा के मौके पर गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में ट्रैक्टर और ट्रॉली अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरी, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का संज्ञान लिया है, दुख जताया है। निःशुल्क इलाज उन जख्मी गंभीर रूप से जो इस हादसे में घायल हुए, साथ ही मुआवजा उचित आर्थिक सहायता देने का भी ऐलान किया है जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवाए। प्रशांत सोनी ऐसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। प्रशांत, क्या कुछ अपडेट इस मामले को लेकर, इस घटनाक्रम को लेकर? प्रशांत, आपको आवाज मिल पा रही है? तो फिलहाल दोबारा से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये भीषण सड़क हादसा और एक बड़ी घटना सामने आ रही है जहां पर अब तक 24 लोग काल के गाल में समा गए। करीब 4 बच्चों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। आगे बात करते हैं गिरफ्त में मास्टरमाइंड। 8 फरवरी को हुई हल्द्वानी हिंसा का जिक्र। मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को फिलहाल पुलिस के हत्थे चढ़ा है। पुलिस काफी समय से उसकी तलाश कर रही थी और उत्तराखंड पुलिस ने अब्दुल मलिक को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। बनभूलपुरा से 8 फरवरी को हुए बवाल में मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मलिक को बनाया गया था और इसी आधार पर पुलिस और प्रशासन कार्रवाई में जुटा हुआ था। जिस जगह नगर निगम और प्रशासन अतिक्रमण तोड़ने गया था, वहां उस जगह अब्दुल मलिक के ही कब्जे में थी। ऐसा खबर जो है ये सामने आ रही है। यह उस समय हुए पथराव और आगजनी में नगर निगम की करीब 2.44 करोड़ रुपए की संपत्ति को क्षति पहुंची। नगर निगम ने इसकी भरपाई के लिए अब्दुल मलिक को नोटिस भी भेजा था, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला। अब तहसील के जरिए वसूली की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी गई है। तहसीलदार सचिन कुमार ने बताया है कि वसूली की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 7 दिन का नोटिस दिया गया है। जवाब न मिलने पर अचल संपत्ति कुर्क करने की भी बात निकलकर सामने आ रही है। इसी खबर पर ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जुड़े हुए हैं। राजेश, देखा जाए तो अब मास्टरमाइंड जो है इस पूरे घटनाक्रम का, हिंसा का, वो पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल सोनी, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। जो बीते 8 फरवरी की हल्द्वानी की जो बनफूलपुरा की जो घटना थी, वो बेहद ही संवेदनशील घटना थी और बहुत गंभीर घटना थी, जिसको लेकर के सरकार जो है शुरू से धामी सरकार जो है वो एक्शन में रही है। तमाम जो पुलिस महकमा था, प्रशासन महकमा था, वो लगातार उन लोगों की तलाश में था जिन लोगों ने इस घटना को जो है अंजाम दिया था। इसके साथ साथ देखिए 5 लोगों की उस समय मौत हो गई थी इस पूरी झड़प में, और इसके साथ ही जो है 70 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको चिन्हित किया गया था, जिनकी अरेस्टिंग जो है वो अब तक हो चुकी थी। लेकिन कहीं लगभग आज 16 दिन से जो है तलाश जारी थी अब्दुल मलिक की, जो इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड जो है वो बताया जाता है। तो उसकी घटना को लेकर के यूपी की बात करें, हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, तमाम अलग अलग राज्यों की जो सरकारें हैं, वहां पर जो है जो उत्तराखंड की पुलिस है उनकी वहां दबिश जारी थी। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता जो है वो उत्तराखंड पुलिस को मिली है और उत्तराखंड पुलिस ने आज अब्दुल मलिक को जो है वो दिल्ली से अरेस्ट किया है और अब उसको जो है उत्तराखंड लाने की तैयारी जो है वो सुनी की गई है, क्योंकि ये अभियुक्त ऐसा है कि जिसने इस घटना को, जो प्लानिंग थी बनफूलपुरा की हल्द्वानी में जो घटना हुई थी, उसका ये मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। और इसको लेकर के जो उत्तराखंड सरकार है, धामी सरकार है, उसने अभी हाल ही में कुछ समय पहले पे इसके जो प्रॉपर्टी है इसके ऊपर जो है कम से कम लगभग 2.5 करोड़ रुपए तक की जो संपत्ति का नुकसान जो अभी तक हुआ है उसकी भरपाई का जो है
उसकी भरपाई के लिए जो है नोटिस भी जो है इसके घर के बाहर चस्पा किया था, और कहीं आधे से ज्यादा सामान जो है वो पुलिस ने इनके घर से कुर्क भी कर लिया है। लेकिन क्या है कि ये अभियुक्त जो है अब्दुल मलिक जो है काफी लंबे समय से 16 दिन से जो है ये लगभग पुलिस की निगाह में नहीं था। तमाम राज्यों की पुलिस जो है उत्तराखंड की पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके इसको ढूंढने की तलाश कर रही थी, लेकिन एक बड़ी सफलता जो है शुक्रिया राजेश जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल दिल्ली से गिरफ्तारी की गई है इस मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की और जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। सीधे रुक करते हैं लखनऊ का, जहां पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। करप्शन में जीरो टॉलरेंस, लॉ एंड ऑर्डर में इतने पेपर लीक हो जाने के बाद जीरो टॉलरेंस क्या जीरो नहीं हो गई? जीरो टॉलरेंस ही जीरो हो गई। और नौजवान बड़े पैमाने पे निराश है, उसके सपनों को तोड़ा है। वो जो तैयारी कर रहा था, मेहनत कर रहा था, उसकी मेहनत पे पानी फेर दिया और निराशा है उसके अंदर। जो उसका सपना था वर्दी पहनने का, वो वर्दी पहनने का छीन लिया। केवल पुलिस भर्ती नहीं, अगर हम और भर्तियां भी देखें जो सेंट्रल की होनी थी, उसमें भी भेदभाव उत्तर प्रदेश के साथ हो रहा है और देश के साथ हो रहा है। यहां बहुत सारे साथी होंगे, उनकी जानकारी होगी कि एक साल में बड़े पैमाने पर फौज की भर्ती हुआ करती थी, पैरामिलिट्री फोर्स की भर्ती हुआ करती थी। अग्निवीर जैसी टेम्परेरी भर्ती कभी कोई नौजवान स्वीकार नहीं कर सकता है। मजबूरी में जरूर जा रहा है वो, लेकिन नौकरी स्वीकार नहीं कर सकता। उसका सपना होता है कि वर्दी पहने और देश की सीमा पर रक्षा में खड़ा हो जाए, जाकर के देश की रक्षा करे वर्दी पहन करके। और अग्निवीर भी जानबूझ करके बीजेपी ने सोच समझ करके पूरा डेटा को एनालाइज करके कि इसमें कहां के बच्चे नौकरी पाते हैं। फौज की भर्ती में जो पहले भर्ती होती थी, उसमें सबसे ज्यादा गांव के बच्चे नौकरी पाते थे। इन्होंने डेटा निकलवाया, एनालिसिस की। उन्होंने देखा कि जिस परिवार का भी बच्चा नौकरी पा जाता है, वो परिवार खुशहाल हो जाता है और उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाती है। इसलिए जानबूझ करके इन्होंने वो भर्ती रोक दी और हमारे ग्रामीण बच्चों को अग्निवीर जैसी व्यवस्था में मजबूरी में, गरीबी के बहाने उन्हें जाना पड़ रहा है। कोई दुनिया में गरीबी को एक्सप्लॉइट नहीं करता होगा, और वो भी अपनी सीमा की रक्षा के लिए एक्सप्लॉइट कर रहे हो। सोचो, गरीबी में एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और उन्हें क्या अग्निवीर जैसी व्यवस्था दे रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि जो लोग कोई रशिया गए थे रोजगार के नाम पर, उन्हें फौज में भर्ती कर करके वॉर में भेज दिया। 3 महीने में भी नौकरी नौजवानों को दे सकती है। तो कम से कम सीटें सरकार बढ़ाए और मेरिट से नौकरी दे दे, वो नौकरी में कोई उंगली भी नहीं उठा पाएगा। सर, जिस तरह से कल डिप्टी सीएम ने कहा था कि परीक्षा के अंदर कोई भी 2 नंबरी नहीं हुई है, आज मुख्यमंत्री ने परीक्षा लीक उसको भर्ती को रद्द कर दिया है। देखिए, मैं उनकी क्या रणनीति है, कौन सा क्या बोलने आ रहा है मंत्री, उसमें मैं नहीं उलझना चाहता हूं। उसमें कई मुंह है, कोई किससे क्या बुलवाना है। अब आप उनसे पूछिए जाके, फिर मैं ये बात कह दूंगा कि जैसा दाना वैसा गाना। नहीं, एक जिनसे ये कहलवाया गया था कि समाजवादी लोग वैसे ही आरोप लगाते हैं, कम से कम उन्हें तो ढूंढो। एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल था, उसमें इंटरव्यू दे रहे थे वो। आपने ऑनलाइन वो नहीं देखा था, दरोगा भर्ती, जो व्यक्ति जेल में था वो तक पास हो गया था। 7 लाख बच्चों ने आवेदन किया है, 400 रुपए फीस लिया गया है। इसीलिए ये परीक्षा का खेल बंद होना चाहिए। खेल के साथ जो कमाई है, इसका खेल बंद होना चाहिए। ये तो वो फीस दिख रही है, लेकिन सरकार ने इंतजाम में भी तो जाने कितना खर्च किया होगा, उसमें भी तो खेल है। सवाल वो नहीं है। जब पहला पेपर लीक हुआ था
उस समय क्या कार्रवाई की? जो पहला पेपर लीक हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जो पहली परीक्षाएं हुई हैं वो लीक हुई, जब आपने जांच किसको दी? आपने कार्रवाई क्या की? क्या लीक होने पर पेपर एक ही एजेंसी को जांच क्यों जाती है? अब इस एजेंसी की कौन जांच करेगा? नहीं, मैं तो केवल ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जितने भी पेपर लीक हुए हैं किसी एजेंसी को दिए गए होंगे, जिसको भी दिए गए हैं क्या उस एजेंसी की भी जांच होगी क्या? सरकार पे हटा दो, जांच कर देंगे आपकी भी, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, मेरा सवाल यह है कि पेपर लीक हुआ, जब पहली बार लीक हुआ आपने कार्रवाई क्या की? अगर आप पहले ही कार्रवाई कर देते तो शायद इन परिस्थितियों का सामना हमें नहीं करना पड़ता। और फिर जितने भी पेपर लीक हुए हैं वो आखिरकार किस एजेंसी पे जा रही है जांच के लिए? ये तो फिर सरकार से आपको पूछना चाहिए, हम तो सरकार में नहीं है ना। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है कि परीक्षा जो पेपर लीक हुआ है 60 लाख के लगभग कोई मामूली नंबर नहीं है। इतनी तो देशों की आबादी भी नहीं होती है। सोचिए, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़, आप उनके भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? और ये सोचिए समझी रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की कि लोगों को निराश करो, लोगों को दुखी करो। सर, मैंने आपको गणित बताया, 60 लाख अगर हम हिसाब किताब है माँ बाप को भी मिला दें तो 1 करोड़ 80 लाख होते हैं। और 1 करोड़ 80 लाख को अगर हम डिवाइड कर दें 80 से लोकसभाओं से तो 2,25,000 गिनती आती है। तो भारतीय जनता पार्टी का हर लोकसभा में इतना वोट इनके खिलाफ पड़ने जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा सोचिए। इसलिए ये एग्जामिनेशन कैंसिल कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है सर, बच्चे ये बीजेपी के लिए शॉकिंग न्यूज है ये। सर, बच्चे ये कह रहे हैं कि इतने साल हम लोग माँ बाप कर्ज लेके पढ़ाते हैं, 6 महीने बाद पेपर होगा तो सरकार कुछ रियायत देगी, कुछ तैयारी में कुछ देगी पैसे, आप कैसे? ये सब मांगों को रखा जाएगा। सरकार को इस मांगों को नौजवानों की स्वीकार करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी कैसे खड़ी हो सकती है? मैंने आपसे कहा कि गांव के उनका ये कहना था कि जो किराए थे वो हम दोस्तों से उधार ले गए, फिर एक बार ये सच्चाई है कि किराए से लेकर के और किस तरीके से परीक्षा के लिए आते हैं, वो जो तस्वीरें देखी स्टेशन की, वो बच्चों को सोते देखा तस्वीरों में, किस तरीके से प्लेटफॉर्म में बैठे थे, किस तरीके से सीढ़ियों पर बैठे थे, बिना खाए पिए क्या इंतजाम करके आए होंगे। सोचो कितना परेशान किया आपने, किससे उधार लेकर के आए होंगे। ये गरीब बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जब अग्निवीर व्यवस्था लागू हुई है उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने डेटा का एनालिसिस की कि आखिरकार फौज में कहाँ के बच्चे भर्ती होते हैं। फौज में सभी बच्चे गांव के भर्ती होते हैं। वो मान गए कि इनके भर्ती होने से उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती है, उनके घर परिवार में खुशहाली आती है। इसीलिए उन्होंने जानबूझ करके पक्की नौकरी खत्म की, अग्निवीर टेम्पररी नौकरी लेकर के आए, क्योंकि उनका टारगेट है कि गांव के बच्चे ना आगे बढ़ जाएं, उनका परिवार ना पड़ जाए, आगे बढ़ जाए। और यही पुलिस के साथ इन्होंने किया। क्या जरूरत थी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की? आप हर साल भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं? आप हर 6 महीने में क्यों भर्ती नहीं कर रहे हैं? आप कैलेंडर निकालिए, भर्ती करिए 6 महीने में। सर, बहुत से तरीके हैं सरकार अपना सकती है, क्योंकि सरकार पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकार पे बजट है, सरकार पे पैसा है। भाजपा वाले कह रहे हैं ये विपक्ष की साजिश है। अध्यक्ष जी,